हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले हम लोग वीडियो में देखे थे कि महंगाई का कारण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि महंगाई का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, जिसमें हमने चर्चा किया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्टपुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि महंगाई को कम करने का क्या उपाय है। मुद्रास्फीति को कम करने का उपाय। तो जो हम लोग महंगाई के कारण में जो हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो हम लोग चर्चा किए थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम लोग चर्चा किए थे कि मांग जनित जो मुद्रास्फीति है, ये मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो मनी सप्लाई में वृद्धि होना। तो हम लोग महंगाई को कम करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जो कि मनी सप्लाई को क्या करें, कम करें। हम लोग को बस यहीं पे देखना है कि मनी सप्लाई में वृद्धि होने से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही थी। तो अगर हम मनी सप्लाई में कमी कर देते हैं, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने वाले जो भी उपाय हैं, अगर उस उपाय को हम लेते हैं तो मेरा जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग में वृद्धि के कारण जो महंगाई हो रही थी, वो महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या क्या कारण है, इसकी अगर बात करें तो हम पहला बोल सकते हैं कि जो हम लोग देखे थे कि सस्ती मुद्रा ऋण नीति का प्रयोग जो किया गया था, यानी कि आरबीआई के द्वारा चीप मनी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिससे कमर्शियल बैंकों के पास तरलता बढ़ गई थी। कमर्शियल बैंकों के पास तरलता बढ़ गई थी तो कमर्शियल बैंक सस्ते दरों पर आम उपभोक्ता को तथा निवेशक को कर्ज मुहैया करा रहे थे, जिससे मनी सप्लाई क्या हो रही थी, अर्थव्यवस्था में बढ़ जा रही थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करने के लिए जो आरबीआई के द्वारा जो सस्ती मुद्रा ऋण नीति का प्रयोग किया जा रहा था, इसके ठीक विपरीत यहाँ पे हम लोग आरबीआई के द्वारा संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग करेंगे। संकुचित मौद्रिक नीति, यानी कि आरबीआई अगर सीआरआर में, एसएलआर में, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, एमएसएफ में, बैंक रेट में अगर वृद्धि करती है, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंकों के पास तरलता में कमी होगी। और जब कमर्शियल बैंकों के पास तरलता में कमी होगी तो कमर्शियल बैंक आम उपभोक्ता को तथा निवेशक को महंगे दरों पर ऋण पास करेगा, कर्ज पास करेगा, फॉरवर्ड करेगा, जिससे लोग, निवेशक तथा आम उपभोक्ता कर्ज लेने से क्या करेंगे, दूरी बनाएंगे। जब कर्ज लेने से दूरी बनाएंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऋण का फ्लो क्या होगा, प्रभावित होगा, यानी कि प्रभावित होने का मतलब कम होगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई में कमी होगी और धीरे धीरे मुद्रास्फीति कम होना शुरू होगा। यानी कि मांग जनित जो मुद्रास्फीति है, अगर मनी सप्लाई में कमी किया जाएगा तो इसके वजह से ये धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर अगर बात करें दूसरा उपाय के रूप में तो दूसरा उपाय हम लोग देख सकते हैं ख के रूप में, कि दूसरा उपाय में हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाए। राजकोषीय नीति, तो जब हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो जैसे राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो कर के बारे में बात करते हैं। कर, तो कर जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक प्रत्यक्ष कर की हम लोग बात करते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष कर में क्या किया जाए, हम लोग देखे थे कि महंगाई का कारण जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, इसका एक कारण ये था कि प्रत्यक्ष कर में कमी करने से आम उपभोक्ता का
जो व्यय योग्य आय था, जिसको इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, व्यय योग्य आय यानी कि टैक्स अदा करने के उपरांत जो आय होती है उसी को डिस्पोजेबल आय कहते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल व्यय योग्य आय कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रत्यक्ष कर में वृद्धि कर दिया जाएगा, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि व्यय योग्य आय में क्या होगी, कमी होगी। जब व्यय योग्य आय में कमी होगी यानी कि हम लोगों का परचेजिंग पावर क्या होगा, कम होगा, आम उपभोक्ता का परचेजिंग पावर कम होगा। जब परचेजिंग पावर हम लोगों का कम होगा यानी कि व्यय योग्य आय कम होगी तो हम लोग की खरीदने की जो शक्ति है वो प्रभावित होगी। जब खरीदने की शक्ति प्रभावित होगी यानी कि हमारे पास तरलता में क्या होगा, कमी होगा। हमारे पास क्या होगा, तरलता में कमी होगा, यानी कि आम उपभोक्ता के पास में तरलता में कमी होगी। जब तरलता में कमी होगी यानी कि मनी सप्लाई में कमी हुआ, तरलता में कमी होने की मनी सप्लाई में कमी हुआ, तो उससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति को कम करने के रूप में उसका भी प्रयोग करेंगे। दूसरा करेंगे अप्रत्यक्ष कर में, क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर में हम लोग देखे थे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन में अप्रत्यक्ष कर में कमी करने से वस्तुएं एवं सेवाएं के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि करने से वस्तुएं एवं सेवाएं के मूल्यों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ अप्रत्यक्ष कर में अगर कमी किया जाएगा तो वस्तुएं क्या होगी, सस्ती होगी। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लिए कोई वस्तु 100 रुपये की वस्तु ही है, इस पे मान लिए 15% GST 18% GST लग रहा है, इम्पोज हो रहा है। अगर ये GST हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर है, अगर इस 18% जो अभी वर्तमान में हम लोग दे रहे हैं, अगर 12% इस पे GST अब लगेगा तो निश्चित है कि वस्तुएं क्या होगी, सस्ती होगी। तो उसी प्रकार हम लोग कर के रूप में राजकोषीय नीति का जब उपाय देखेंगे तो अप्रत्यक्ष कर में क्या किया जाए, कमी किया जाए। अप्रत्यक्ष कर में कमी किया जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले कोई वस्तु 100 GST लगने के बाद 118 रुपये में बिक रहा है, अब कितना भी बिकेगा, 112 रुपये में। तो पहले की अपेक्षा वस्तुएं सस्ती हो गई, ठीक है। तो हम दूसरा उपाय के रूप में देख सकते हैं राजकोषीय नीति में कि कर को क्या किया जाए, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि किया जाए तथा अप्रत्यक्ष कर में कमी किया जाए, जिससे क्या होगी, वस्तुएं सस्ती होगी। दूसरा फिर उपाय के रूप में देख सकते हैं कि सरकार जो कर्ज का सहारा लेती है, यानी कि सरकारी ऋण जिसको कहेंगे, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण। जब सार्वजनिक ऋण की हम बात करते हैं, सार्वजनिक ऋण की बात करते हैं, सार्वजनिक ऋण का दो तरीका हो सकता है, आंतरिक, सार्वजनिक ऋण का दो तरीका हो सकता है। आंतरिक अगर बात करें तो एक है कि RBI से सरकार कर्जा ले, दूसरा तरीका है कि आम जनता से कर्जा ले, आम जनता से कर्जा ले, ठीक है। यानी कि सरकार जो है आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए सरकार जो कर्ज का सहारा लेती है, ये कर्ज का दो रास्ते हो सकते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो रास्ते कह सकते हैं कि एक सरकार RBI से कर्जा ले या किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा ले, ठीक है। दूसरा आम जनता से कर्जा ले। तो आम जनता से जो सरकार कर्ज लेगी, आम जनता से जो सरकार कर्ज लेगी, यानी कि हम लोग कर्जा सरकार का कर्ज के रूप में अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग किसान विकास पत्र खरीदते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जो चल रही है, बचत पत्र योजनाएं हैं, इसके माध्यम से हम जो सरकार का जो सरकारी विपत्र या सरकारी पत्र खरीदते हैं, यानी कि सरकार को हम लोग कर्ज देते हैं। तो जब हम NSE में किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर हम कोई निवेश करते हैं तो वह निवेश सरकार के पास में कर्ज के रूप में जाती है। तो जब हम किसान विकास पत्र खरीदेंगे, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदेंगे, तो हम लोग जो उस पर निवेश करेंगे वह निवेश क्या होगा कि सरकार के पास कर्ज के रूप में जाएगा और हम लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम सरकार आम जनता से अगर कर्ज लेगी तो आम जनता का जो डिस्पोजेबल इनकम है, परचेजिंग पावर जो है, खरीदने की जो शक्ति है, शक्ति में क्या होगी, कमी होगी। शक्ति में कमी होगी यानी कि मनी सप्लाई में क्या होगा, कमी होगा। तो मनी सप्लाई में कमी होने से क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होने की हमने चर्चा कर रहा है,
तो आम जनता से अगर सरकार कर्ज लेती है, इससे मनी सप्लाई में कमी होगी, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने में सहूलियतें होगी। दूसरा बात है आरबीआई। तो अगर आरबीआई से सरकार कर्ज लेती है तो आरबीआई के बारे में हम लोग जैसे चर्चा किए थे पहले कि घाटे की वित्त व्यवस्था भी महंगाई के कारण होता है। तो यहाँ पे जब आरबीआई से सरकार कर्ज लेगी तो आरबीआई नया मुद्रा छाप करके सरकार को कर्ज देगी। जब नया मुद्रा छाप करके सरकार को कर्ज देगी तो ये मनी की सप्लाई क्या करेगा और बढ़ाएगा, और मनी के सप्लाई बढ़ने से क्या जन्म लेगा, मांग जनित मुद्रास्फीति जन्म लेगा। इसलिए यहाँ पे आरबीआई से कर्ज न लेकर के आम जनता से अगर कर्ज लिया जाए तो इससे महंगाई में क्या होगी, कमी उत्पन्न होगी। फिर आगे अगर बात करते हैं कि इस महंगाई को कम करने के लिए, तो तीसरा एक तरीका और देख सकते हैं तीसरा तरीका देख सकते हैं कि आपूर्ति संबंधी उपाय। आपूर्ति संबंधी उपाय यानी कि अर्थव्यवस्था में जिन वस्तु एवं सेवा का जो अभाव है, जो अर्थव्यवस्था में जिन वस्तु एवं सेवा का अभाव है, अगर उन वस्तु एवं सेवा के आपूर्ति में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो ये भी एक उपाय के रूप में अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम करने के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो महंगाई का जो कारण है, महंगाई का कारण है, उसके ठीक विपरीत उसी को अगर ठीक करने का उपाय हम लोग अगर शुरू कर दे, अर्थव्यवस्था में सरकार अगर उसका प्रयास शुरू कर दे तो स्वतः धीरे धीरे महंगाई कम होना शुरू हो जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सामान्यतः सिविल सर्विसेज में प्रभाव के संबंध में आपको पीटी वगैरह में वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति का वो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति का प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ग क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, प्रभाव की बात करेंगे। तो जब वर्ग क्षेत्र की बात करेंगे तो मान लीजिए हम किसान की बात करते हैं, तो किसान को मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लाभ होगा या हानि होगा। दूसरी बात करें आम उपभोक्ता को। तीसरी बात करें स्थिर आय समूह को। चौथा बात करें पेंशन भोगी को। पांचवा बात करें डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक को। यानी कि इसी प्रकार आपको सिविल सर्विसेज में देखेंगे, खास करके स्टेट पीसीएस में, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो आपको मिलेगा कि किसान को मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो आप देखेंगे कि किसान को महंगाई की स्थिति में लाभ होता है, आम उपभोक्ता को क्या होता है, तो आम उपभोक्ता को हानि होती है। अब हानि को समझने के लिए छोटा सा एक उदाहरण लेंगे। मान लिए आप पर मंथ 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आपकी परचेजिंग आपकी 20,000 रुपये इनकम है। अभी आप अपने पूरे व्यवस्था को हाउसिंग हो या जो भी खर्च हो, आपका जो दिनचर्या पे जो खर्च है, उस खर्च को आप मान लिए 15,000 रुपये में उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी होगी, हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव, यानी कि अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति बनी हुई है, तो आपका ये खर्च क्या हो गया, मान लिया 18,000 रुपया हो गया। दूध महंगा हो गया, खाद्य पदार्थ महंगा हो गया, कम्युनिकेशन का साधन महंगे हो गए,
जिससे आपका खर्च 15,000 से 18,000 हो गया। इस स्थिति में आप अपने को क्या महसूस पाएंगे कि हानि की स्थिति में अपने को पाएंगे कि पहले आप 15,000 रुपये में ही सारी व्यवस्था को संचालित कर रहे थे, अब आपको 18,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। इसलिए पहले 15,000 से बढ़ के 18,000 रुपये जो हो गया, तो पहले आपकी बचत हो रही थी 5,000 रुपये पर मंथ, अब बचत कितनी हो रही है 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि आप हानि की स्थिति में बात करते हैं। स्थिर आय समूह वाले को, तो स्थिर आय समूह वाले को भी हानि होगी, पेंशन भोगी को, इनको भी हानि होगी, डिवेंचर धारक को, तो इनको भी हानि होगी। ठीक है, उसी प्रकार जब हम और बात करते हैं आगे ऋणी को क्या होगा, ऋणदाता को क्या होगा, परिवर्तनशील आय समूह वर्ग को क्या होगा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ऋणी और ऋणदाता के बारे में अगर बात करें तो हमने जैसे अभी चर्चा किया था डिवेंचर का, डिवेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्र, डिवेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्र। यह एक ऋण पत्र जो होता है एक ऋण का उपकरण होता है बैंकिंग व्यवस्था में या इंडस्ट्रियल व्यवस्था में, औद्योगिक क्षेत्र में। ऋण पत्र एक ऋण पत्र जो होता है एक ऋण लेने का उपकरण होता है। तो मान लिए महंगाई की स्थिति बनी हुई है, आप किसी को कर्ज दिए हुए हैं, तो कर्ज जो आपका देने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपको जो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो प्राप्तियां होगी उसके बनिस्पत जो अर्थव्यवस्था में जो वस्तु एवं सेवाएं जो महंगी हो रही है उसके बनिस्पत वो महंगा ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपेक्षा। इसलिए महंगाई की स्थिति में जो ऋण दाता होता है, जो ऋण देने वाला होता है, उसको हानि की स्थिति होती है। इसको समझने की छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। मान लिया आपके पास 50,000 रुपया है, अभी आप किसी सोना के दुकान में गए तो आपको मान लिए 10 ग्राम सोना देने के लिए वो तैयार है, लेकिन आप उस 50,000 रुपया से सोना परचेज न करके अपने किसी सगे संबंधी को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी कि ब्याज के रूप में घुमा देते हैं पैसा को। तो 1 साल बाद जो अगर आपको वो ब्याज तथा मूलधन के साथ में अगर मान लिया आपको 60,000 रुपया पे करता है और ठीक उसी साल आप जब सोना के दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि हमको 10 ग्राम सोना चाहिए, तो पता चलता है कि सोना का मूल्य पहले जो 50,000 रुपये में 10 ग्राम मिल रहा था अब 65,000 या 75,000 रुपये में 10 ग्राम मिल रहा है। तो उस स्थिति में आपको अगर सोना आप अगर उस स्थिति में नहीं खरीदे थे और अभी खरीदने जा रहे हैं तो पहले की अपेक्षा आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और जो आपको जो ऋण आप दिए थे उस ऋण से जो आपको प्राप्तियां हो रही है उस प्राप्तियां में आपको 10 ग्राम सोना आप खरीदने में असक्षम हो रहे हैं। उस स्थिति में यानी कि हम कह सकते हैं कि महंगाई की स्थिति में ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि की स्थिति होती है। ठीक है, परिवर्तनशील आय समूह को, परिवर्तनशील आय समूह वैसे आय समूह को कहा जाता है जिनका दिन प्रतिदिन आय में परिवर्तन होते रहता है, यानी कि आय में वृद्धि होती रहती है। तो वैसे स्थिति में परिवर्तनशील आय समूह को महंगाई की स्थिति में लाभ प्रदान होता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिविल सर्विसेज में कि मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बजट पे हम लोग बात करेंगे फिर। ठीक है।